स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के 12वां अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है इसका रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मुख्य परिचय कि विद्युत धारा जो है उसके दो प्रमुख प्रभाव होते हैं। कितने? दो। एक तो तापीय प्रभाव और एक चुंबकीय प्रभाव। तापीय प्रभाव जो है वो अपन ने अध्याय 11 जो है उसके अंदर पढ़ा था कि जब अपन किसी भी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा जो होती है वो उसमें ऊर्जा के अंदर बदल जाती है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रभाव, यानी किसी भी चालक तार में से अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के समीप जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो जब किसी चालक, जैसे तांबे का तार है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए कि ये वाला है चालक तार है, रेड कलर वाला। ठीक है ना, इस चालक तार में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसके पास में ये जो दिक् सूची रखी हुई है, ये वाली क्या है? दिक् सूची। इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना, क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के समीप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। फिर एक वैज्ञानिक था ऑरस्टेड जो है उसने ये प्रयोग करके बताया था। ठीक है, ये क्रियाकलाप 10.1 है आपके किताब में। तो ऑरस्टेड जो है उसने ये प्रयोग करके बताया था और उन्होंने सिद्ध किया कि विद्युत और चुंबकत्व आपस में संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? संबंधित। यानी विद्युत धारा किसी चालक तार में से प्रवाहित करेंगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अपने आप उत्पन्न हो जाता है। यानी विद्युत और चुंबकत्व दोनों आपस में जो है वो संबंधित होते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया था? एक चालक तार लिया। ठीक है ना, ये रेड कलर वाला जो है चालक तार है। इस चालक तार को एक कार्डबोर्ड जो है ABCD कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड में एक छेद करके इसने तार को इसके अंदर फिट कर दिया। उसके बाद इसने एक प्रतिरोध, एक अमीटर, एक बैटरी और कुंजी लगाकर ये पूरा परिपथ किया। ठीक है, उसके बाद में इसने यहाँ पर स्विच ऑन करके, कुंजी को ऑन करके विद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक है, और विद्युत धारा प्रवाहित करने कर उसने क्या किया कि इस कार्डबोर्ड में चालक तार के समीप एक दिक् सूची रखी। तो इस दिक् सूची के अंदर जो है विक्षेप उत्पन्न हुआ। यानी ये दिक् सूची जो है क्या होती है? एक छोटी चुंबकी होती है। क्या होती है? छोटी चुंबक जो दिशा बताती है। तो यहाँ पर जो है जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इस दिक् सूची के अंदर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये किसने बताया था? ऑरस्टेड ने। किसने? ऑरस्टेड ने बताया था ये प्रयोग करके। अब वैज्ञानिक था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, इसने खोज की थी 1820 में। कब की? 1820 में। उन्होंने दुर्घटनावश यह खोजा, यानी ऐसे ही प्रयोग कर रहा था और उसको ये पता लग गया कि विद्युत धारा यानी बिजली जो है विद्युत धारा, ठीक है, और चुंबकत्व परस्पर एक दूसरे से संबंधित परिघटनाएं होती है। अर्थात अगर किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो ये खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने बताया था। ये कब बताया? 1820 के अंदर। बिजली का मतलब है यहाँ पर विद्युत। अब इसका महत्व क्या है? जब इन्होंने ये खोज की तो इस खोज के आधार पर ही जो है आधुनिक रेडियो, टेलीविजन और ऑप्टिकल फाइबर जैसी तकनीकों का क्या हो सका? विकास हो सका। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित उपकरणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आधुनिक रेडियो, टेलीविजन और ऑप्टिकल फाइबर, ये 3 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। फिर इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका मात्रक
इस वैज्ञानिक के सम्मान में ही ऑरस्टेड रख दिया गया। क्या रख दिया गया? ऑरस्टेड। तो ध्यान रखना, ऑरस्टेड किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि विद्युत धारावाही चालक वह तार जिसमें करंट बह रहा है और वह चुंबक बन जाता है, ठीक है ना, तो वह धारावाहिक चालक होता है। तो धारावाहिक चालक क्या होता है, यह कोई विशेष याद रखने की आवश्यकता नहीं, सामान्य बात है कि कोई भी तार है जब और जिसमें विद्युत धारा बह रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, तो वो विद्युत धारावाहिक चालक होता है। दिक्सूची, ये ध्यान रखना है, ये तो ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा। दिक्सूचक, दिक्सूचक क्या होता है? एक छोटा छड़ चुंबक ही होता है। क्या होगा? एक छोटा छड़ चुंबक होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अपनी दिशा क्या करता है? बदल देता है, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो इसका उपयोग जो है दिशा, समुद्र के अंदर जब लंबी यात्राएं होती थी तो दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी जो है एक चुंबक की है। क्या है? चुंबक, जिसके दो पोल है, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसके आधार पर यह कार्य करती है, जो इसमें छोटी चुंबक है। तो ध्यान रखना है कि दिक्सूचक सुई क्या होती है? एक छोटा छड़ चुंबक होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अपनी दिशा को बदल देती है। फिर अभी अपन ने पढ़ लिया कि भाई विद्युत और चुंबकत्व आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं, इसको वैद्युत चुंबकत्व कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकत्व। अब आता है भाई बोर्ड में आए हुए कुछ सवाल है, ठीक है, पार्ट का रिवीजन भी हो जाएगा और आए आए हुए प्रश्न जो है अपने के द्वारा सॉल्व कर लिए जाएंगे। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2012 की जो परीक्षा थी, मुख्य पेपर, उसके अंदर इस सवाल पूछा गया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर, विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होता है? क्या होगा? अधिकतम कब होगा? तो कोई भी विद्युत धारावाही चालक तार है, ठीक है ना, जब उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो आरोपित बल सबसे अधिकतम कब होता है? तो ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के जब लंबवत होते हैं, एक दूसरे के क्या? लंबवत, यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उस समय आरोपित बल जो है सबसे अधिक लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। तो जब धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। क्या हो? लंबवत। तो उस समय विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल जो है वो अधिकतम होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि परस्पर एक दूसरे के धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, तब जो है आरोपित बल, यानी उस चालक पर जो आरोपित बल लगेगा वो सबसे अधिक होगा। फिर आते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इनकी किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए, ठीक है ना। कितनी विशेषताएं? 4। और किसी धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम बताइए, ठीक है। तो इसने एक ही सवाल के अंदर देखो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पूछ ली, छड़ चुंबक जहाँ उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो बनाया जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र पूछ लिया, उसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता पूछ ली और यहाँ पर जो है क्या पूछ लिया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम है, ठीक है ना, उस नियम को भी यहाँ पर पूछ लिया। और ये 2012, 2013, 2024 सप्लीमेंट्री एग्जाम 2013, 2016, 18, 2020 और 2023 इतनी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सबसे पहला इसको सॉल्व करते हैं अपन कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जब अपन किसी भी कोई भी चुंबक है, ठीक है ना, उसके अंदर 2 ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। इस चुंबक के चारों तरफ इसका एक निश्चित क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाएगा? निश्चित क्षेत्र। इस क्षेत्र में अगर किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को लेकर जाते हैं, ठीक है ना, किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को लेकर जाते हैं तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या करता है? इसके ऊपर एक बल आरोपित करेगा। क्या आरोपित करेगा? एक बल आरोपित करता है, ठीक है ना। तो वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पर उसके ऊपर बल आरोपित किया जाता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अब ये बल जो है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। कि मान लीजिए ये दूसरी कोई छड़ चुंबक है, ठीक है ना, और इसका ये N सिरा है और ये S सिरा है। तो N सिरा है और इधर S सिरा है,
तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित, क्योंकि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण पाया जाता है। अब अगर मान लो कोई ये दूसरी कोई छड़ चुंबक लेते हैं और यहाँ पर जो है इसका दक्षिण ध्रुव है और यहाँ पर उत्तर ध्रुव है, तो यहाँ पर क्या होगा? अब समान ध्रुव होने के कारण यहाँ पर प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। तो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण बल जो है पाया जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को लाने पर उसके ऊपर जो है क्या लगता है? बल लगता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जा सकता है, यानी उसके समीप अगर उसको लेके जाएंगे तो उसके ऊपर एक बल लगेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर आते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। अब पहले तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उसका डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, कि ये मान लीजिए ये छड़ चुंबक है, इसका उत्तर ध्रुव है और ये इसका दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव के अंदर प्रवेश करती है। तो चुंबक के बाहर की तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होगी, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, ये डायग्राम सही बनाना है, आपस में कोई भी रेखा मिलनी नहीं चाहिए, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो तो यहाँ पर ये डायग्राम आप बुक में से देख के बनाना, आपको ध्यान रखना है कि ये आपस में मिलनी नहीं चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है चित्र के द्वारा। तो इसकी विशेषता देख लीजिए। सबसे पहले उत्पत्ति और विलीन, यानी परिपाटी, यानी इस चित्र के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है, यानी निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है, अर्थात इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये उत्तर ध्रुव से निकल रही है और प्रवेश कहाँ कर रही है? यहाँ पर, ये दक्षिण ध्रुव के अंदर। तो दिशा ध्यान रखना, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर इनकी दिशा होती है। चुंबक के भीतर क्या होता है? चुंबक के भीतर इन रेखाओं की जो दिशा है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होगी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर, यानी अंदर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर होती है, जबकि बाहर की तरफ जो है वो उत्तर से दक्षिण होती है। फिर बंद वक्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। क्या होती है? बंद वक्र। यहां देखिए ये इस प्रकार से एक पूरा का पूरा बंद वक्र का निर्माण करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। फिर स्पर्श रेखा, यानी क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो कोई भी क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, उस पर जब अपन बिंदु खींचते हैं, ठीक है ना, यानी डॉट डॉट करके ऐसे बताता है, ये ऐसे कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो ये डॉट 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 करके जो बताते हैं, तो ये प्रत्येक जो बिंदु होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है? निरूपित करता है। तो क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, ये कौन सी विशेषता हो गई? चौथे नंबर की। और सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है इसकी वो ये वाली है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी काटते नहीं है। ठीक है ना, काटती नहीं है। ठीक है, कैसे पता चला कि यदि ऐसा करे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची की सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि क्या नहीं है? संभव। यानी अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती, जैसे कि ये है इधर और मान लो कि ये यहाँ से एक काट रही, ऐसे काटती, तो क्या होता कि जब दिक्सूची रखी जाती है तो एक तो दिशा बताता ये, एक दिशा ये होती
और दूसरी दिशा ये होती, लेकिन दिक् सूची जो है केवल एक ही दिशा बताती है यहाँ पर, जिसका मतलब है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये अच्छा सवाल बनता है, आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? कि यदि ऐसा होता तो प्रतिच्छेद बिंदु यानी जहां पर वो काटती दिक् सूची जो है वो दो दिशाओं की ओर संकेत करती, जो कि ऐसा संभव नहीं होता है। फिर आता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है। तो पहला तो यह ध्यान रखना है कि इस नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कोई भी धारावाही चालक तार है, अब इस चालक तार के अंदर विद्युत धारा बह रही है और पूछ लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताइए, तो इस धारावाही चालक तार से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। ठीक है ना, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। अब इसको डिटेल में जो है आगे वाले प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि ये अलग से ये सवाल आया हुआ है। कब आया था? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए 2014, 2022 और 2023। ठीक है ना, इन वर्षों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या है, इसको समझिए कि यदि हम अपने दाहिने हाथ, कौन सा हाथ? दाहिना जो हाथ है, ठीक है ना, दाहिने का मतलब क्या है? अपना राइट हैंड। ठीक है, तो उस दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा जो है वह विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे। तो हमारी जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। ठीक है ना, इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। यानी ये कह रहा है कि अपने दाएं हाथ में यदि हम किसी चालक तार को, ये चालक तार है, इस चालक तार को इस प्रकार से पकड़े, ठीक है ना, कि अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बताए। अंगूठा किसको बताए? विद्युत धारा की दिशा। तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां है, ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो अपने राइट हैंड जो है उसके अंदर आपका जो है, जो भी पेन है आपके पास, उस पेन को अपने राइट हैंड में पकड़ना है। ठीक है ना, इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी जो ऊपर वाला जो पॉइंट है जहां से अपन लिखते हैं वो अंगूठे की तरफ हो। फिर अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, और जिस दिशा में अपनी अंगुलियां मुड़ी हुई होती है वो अंगुलियां जो होती है मुड़ी हुई, वो अपने को बताती क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है कि विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को ज्ञात करने के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंदर किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बताए, तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करती हैं। यही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। तो इसमें घबराना नहीं आपको, जिस दिशा में विद्युत धारा बताता है एग्जाम के अंदर उसके अनुसार आप उस पेन को पकड़ो हाथ में और उस डायरेक्शन में उस अंगूठे को मोड़ दो। तो जिस तरफ अंगुलियां मुड़ी हुई दिखाई देती है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र अपने को बताना होता है। फिर अपन आगे पढ़ते हैं धारावाही परिनालिका। ठीक है, धारावाही परिनालिका, ये भी प्रश्न कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि किस प्रकार से जो है धारावाही परिनालिका के माध्यम से लोहे की छड़ को चुंबक में बदला जाता है, यानी विद्युत चुंबक बनाने की प्रक्रिया। क्या बनाते हैं? विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। तो धारावाही परिनालिका के माध्यम से लोहे की छड़ को चुंबक में बदलने की प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पर यह है परिनालिका। अब परिनालिका क्या होती है कि बॉस एक कुंडली ली जाती है, यानी चालक तार लिया जाता है और उस चालक तार को बेलनाकार रूप में लपेटा जाता है। कैसे लपेटेंगे?
बेलनाकार रूप में लपेटा जाता है तो उसे परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका, जिसके अंदर बहुत सारे फेरे होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? यहाँ पर ये बहुत सारे फेरे होते हैं। ठीक है ना, ये दिख रहे हैं आपको बहुत सारे फेरे, इसको परिनालिका कहते हैं। तो जब किसी भी चालक तार को बेलनाकार आकृति में अनेक कुंडलियों, बेलनाकार आकृति के अंदर अनेक कुंडलियों के अंदर बदला जाता है तो उसे परिनालिका कहा जाता है। तो इस परिनालिका के अंदर जो है अपन एक नरम लोहे को, किसको? नरम लोहे को रख देते हैं, नरम लोहे के रॉड को रख देते हैं और फिर इसको जो है इसके अंदर जो है पूरा परिपथ पूर्ण करके बैटरी और कुंजी जोड़कर इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जो नरम लोहा है, ठीक है ना, उस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यह नरम लोहा जो है वो चुंबक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबक जो है ये बनाया जाता है। तो इसको देखिए कि जब परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबक जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक में बनाने में किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग जब किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहा है उसको परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में अगर किया जाता है तो उसे बनने वाली जो चुंबक है उसको विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो इस डायग्राम में देखिए परिनालिका है, इस परिनालिका में जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है प्रबल, और इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग इस नरम लोहे को चुंबक में बदलने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबक निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये आपको ये डायग्राम याद रखना है और ये जो लिखा हुआ है इस विद्युत चुंबक की परिभाषा को याद रखना है। इसमें इतना ही लिखना है। जब ऐसा सवाल आता है धारावाही परिनालिका के माध्यम से लोहे की छड़ को चुंबक में बदलने की प्रक्रिया, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और ये परिभाषा लिखनी है केवल। ठीक है, और विद्युत चुंबक का उपयोग किस में किया जाता है? विद्युत क्रेन के अंदर, विद्युत क्रेन। ठीक है ना, जब दुर्घटनाएं हो जाती है तो बड़े वाहनों को हटाने के लिए जो है क्रेन का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय क्रेन जो होती है उसके अंदर, उसके अलावा घरों के अंदर जो विद्युत घंटी होती है, बेल जिसको बोलते हैं, विद्युत घंटी, उसके निर्माण में भी इसी का उपयोग किया जाता है। तो दो उपकरणों के नाम याद रखना है ऐसे। फिर आता है परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, इस पूरा पाठ का रिवीजन करेंगे अपन। तो परिनालिका होती क्या है? तो अभी अपन ने पढ़ा था कि 5-5 लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन आकृति की अनेक फेरों वाली जो कुंडली होती है उसी को परिनालिका कहा जाता है। यानी क्या होता है कि विद्युत रोधी तांबे का तार, यानी उसके ऊपर तांबे के तार के ऊपर कवरिंग होगी, ठीक है, आवरण पाया जाता है, और जब उसको लेकर बेलनाकार आकृति में, कौन सी आकृति? बेलनाकार आकृति में जब इसको ढाला जाता है तो इस कुंडली को अपन क्या बोलते हैं? परिनालिका। तो जब 5-5 लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली, बहुत सारे फेरों वाली कुंडली होनी चाहिए, तो उसे परिनालिका कहा जाता है। ये देखिए इसमें ये परिनालिका है, बहुत सारे एन फेरों वाली कुंडली जिसके अंदर अपन ने बैटरी और कुंजी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके भीतर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं ध्यान रखना है। इसकी विशेषताएं वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी क्या विशेषता होती है। तो अंदर की तरफ देखिए सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है? ऐसे समानांतर होती है। ठीक है ना, यानी अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की जो है वो समान होता है और बाहर की तरफ जो है वो वक्रित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्रित होती हैं। देखो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता है छड़ चुंबक के समान, यानी जब किसी भी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह? छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा परिनालिका में उसकी क्या विशेषता होती है कि जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। दूसरा पॉइंट है कि परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। एक सिरा जो है वो उत्तर ध्रुव, ये वाला देखो एन लिखा हुआ,
और एक सिरा जो है वो दक्षिण ध्रुव की तरफ विवाह करता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर ध्रुव से जो है निकलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और दक्षिण ध्रुव के अंदर यहाँ पर प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है परिनालिका के अंदर यानी परिनालिका के भीतर अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। कैसे होती है? समानांतर, यानी एक दूसरे के ऐसे ये समानांतर होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है परिनालिका के अंदर। फिर आता है भाई महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र, यानी परिनालिका के अंदर एक रूप चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, यानी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समान होता है। इसका अर्थ है कि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो ये परिनालिका है। अब उसके बाद अगला प्रश्न आता है, इनके चित्र हैं। इस पार्ट में से एक जो है चित्र आएगा ही आएगा, तो आपको इस पार्ट के सारे चित्र जो है वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। देखिए ये पहला है धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने का। धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दिक्सूचक में विक्षेपण का चित्र बताना है। ठीक है, तो ये देखिए ये कोई चालक है। ठीक है ना, ये रेड कलर में जो वायर बताया गया ये वाला ये एक चालक तार है। ठीक है, इस चालक तार को एक बैटरी एक कुंजी के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में इस चालक तार के ऊपर, जैसे ये चालक तार है तो इसके ऊपर यहाँ पर जो है दिक् सूची को रख दिया जाता है। और ये ध्यान रखना है कि दिक् सूची जो है उसकी जो सुई है उस चालक तार के ऊपर इस प्रकार होने चाहिए कि ये सुई और ये चालक तार एक दूसरे के समानांतर हो। क्या हो? समानांतर। फिर जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये देखिए यहाँ से विद्युत धारा क्या की अपन ने? प्रवाहित। ठीक है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये दिक् सूची जो है जो चालक तार से ऐसे समानांतर थी उसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है और वो दाईं ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाएगी? दाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये सवाल आता है तो केवल आपको एक ही डायग्राम बताना है। ठीक है, मैंने ये दो इसलिए बताया ताकि ये भी बताया जा सके कि भाई विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। अगर ऐसा सवाल आता है तो भी आपको ये डायग्राम बनाकर दोनों डायग्राम बनाने। ठीक है ना, जिसमें देखो इसमें विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है तो चुंबकीय ये जो सुई है दिक् सूची वो इस तरफ विक्षेपित हो रही है। और जब विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाती है और उल्टी दिशा कर दी जाती है, ठीक है ना, बैटरी के सिरों को बदलकर, यहाँ प्लस था और ये माइनस है, इधर फिर माइनस और इधर प्लस कर दिया जाता है, यानी बैटरी के सिरों को चेंज किया जाता है तो विद्युत धारा की दिशा यहाँ पर बदल दी जाती है। तो पहले सुई जो इस तरफ विक्षेपित हो रही थी वो अब जो है इस तरफ विक्षेपित होना प्रारंभ हो जाती है। तो इस क्रियाकलाप से ये पता चल जाता है कि जब किसी भी चालक तार में से विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी जो है बदल जाती है। तो ये सवाल आता है तो केवल एक ये डायग्राम बनाना है। और अगर ऐसे सवाल आता है कि एक क्रियाकलाप के द्वारा बताइए कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, तो आपको ये दोनों डायग्राम बनाना है। और घबराना नहीं है कि पूरा वर्णन नहीं बताया, जो बोला हूँ है वो याद रखना है, वही आपको एग्जाम में लिख के आना है कि भाई एक चालक तार लिया जाता है तांबे का मोटा और उसको जो है एक तार के साथ, ठीक है ना, कॉपर के तार के साथ पतले तांबे के तार के साथ एक बैटरी और कुंजी के साथ जोड़ दिया जाता है और दिक् सूची को जो है इस चालक तार के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि उसकी जो सुई है वो इस चालक तार के समानांतर हो। फिर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दिक् सूची की जो सुई है वो विक्षेपित हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और जब विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाती है तो चुंबकीय ये जो दिक् सूची है उसके अंदर भी जो है विक्षेप की दिशा बदल जाती है, जिससे यह पता चल जाता है कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तो इतना सा लिखना आपको, ये डायग्राम याद है तो आप इसको देखकर पूरा वर्णन कर सकते हैं। अब यहाँ आपको ये दिशा नहीं बताने कि भाई पूर्व है उत्तर है दक्षिण, क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पर नियम नहीं बताया हुआ है। तो आपको केवल यही बताना है कि दिक् सूची बाईं ओर मुड़ती है या दाईं ओर मुड़ती है। ठीक है ना। फिर आता है बी वाला। अब बी वाला कौन सा? देखिए प्रश्न कि सीधे चालक से, कैसा चालक?
सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके लिए ये क्रियाकलाप है जो आपके बुक के अंदर 12.6 होगा, यहाँ पर 12.6 होगा। ठीक है, देखिए इसको तो क्रियाकलाप में पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो केवल डायग्राम ही है, पूरा समझा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक तांबे का मोटा तार लिया जाता है, ये वाला, इसको मैं नाम देता हूँ जैसे ए और ये बी कर दिया। तो ए बी जो है एक मोटा तांबे का तार लिया जाता है और उसको एक कार्डबोर्ड लेकर उसके बीचों बीच में छेद करके उसको एकदम सीधा स्थापित कर दिया जाता है चित्रानुसार। उसके बाद इस मोटे तांबे के तार को जो है एक परिवर्ती प्रतिरोध, एक अमीटर, एक बैटरी और एक कुंजी की सहायता से जो है एक परिपथ के साथ परिपथ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जोड़कर एक परिपथ का निर्माण किया जाता है। या आप इतना भी नहीं लिख सकते हो तो सीधा लिखना है कि भाई एक मोटा तांबे का तार ए बी लिया जाता है जिसको कार्डबोर्ड में बीचों बीच में छिद्र करके जो है स्थापित कर दिया जाता है और उसके बाद चित्रानुसार जो है उपकरणों को जो है इसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो चित्रानुसार ये चित्र बनाकर ऐसे एक लाइन लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो है क्या करते हैं, ऐसे जो है बहुत सारे लोह चूर्ण को छिड़क देते हैं। किसको? लोहे के चूर्ण को छिड़क देते हैं। अब छिड़कने के बाद क्या होता है, फिर अपन कुंजी को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अपने को पता है कि किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा? फिर इस कार्डबोर्ड को जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद हल्का सा थपथपाया जाता है। जैसे ही थपथपाते हैं तो लोह चूर्ण जो होता है वो एक विशेष पैटर्न के अंदर, ये तार है और ये लोह चूर्ण जो होता है वो विशेष पैटर्न के अंदर इस चालक तार के चारों तरफ एक विशेष पैटर्न के अंदर, ये पैटर्न दिख रहा है ब्लू लाइन में डॉट डॉट करके, एक विशेष पैटर्न के अंदर जो है ये लोह चूर्ण व्यवस्थित हो जाता है। और ये जो लोह चूर्ण जो विशेष पैटर्न में व्यवस्थित हुआ है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता है। और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो है एक दिक् सूची का उपयोग किया जाता है। और ये दिक् सूची की सुई जो है इस प्रकार से विक्षेपित होती है तो पता चल जाता है कि भाई ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है, ये इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो ये है किसके कारण? किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न। तो ये आपको ध्यान रखना है क्रियाकलाप। अब आता है ये वर्ताकार विद्युत धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र पूछे तो ये आपको करना है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अब ये केवल डायग्राम पूछा गया था लेकिन मैंने इसका पूरा जो है डिटेल में ये लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पर कि क्या होती है कुंडली, कैसे इसके अंदर कौन कौन सी विशेषता होती है, सब लिख दिया है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर से कुंडली में से अंदर से प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखो धारावाही पास क्या होता है कि जब अपन कोई भी तार है, तांबे का तार है, ठीक है ना, उस तांबे के तार को लेकर इस प्रकार से वर्ताकार कर देते तो इस प्रकार की बनने वाली ये जो संरचना होती है वो क्या होती है, एक वर्ताकार पास होता है। क्या होता है? वर्ताकार पास। तो विद्युत धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सर्वप्रथम हम एक तांबे का तार लेते हैं और लेने के बाद उसको जो है चित्रानुसार वर्ताकार रूप में जो है बदल दिया जाता है। तो ये एक वर्ताकार पास का निर्माण कर लिया जाता है। उसके बाद इसके जो सिरे जो होते हैं, ठीक है ना, इसको मान लो ए कह दो, इसको मान लो ये सिरा कह दो, मान लो बी। ठीक है ना, ये तार जो है इसका ए सिरा है और ये बी सिरा है। ठीक है, अब यहां पर जो है क्या किया जाता है, इस पास के दोनों सिरों को जो है एक बैटरी और एक कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब देखो यहाँ ये प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब विद्युत धारा की दिशा इस तरफ होगी और ये माइनस है तो प्लस है माइनस की और विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस जगह पर विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार इस तरफ है
और यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा जो है वो किस तरफ है, वो इस तरफ है। ठीक है, यानी विद्युत धारा की दिशा दोनों तरफ क्या है, अलग अलग है। तो विद्युत धारा की दिशा पास के ऊपर और नीचे अलग अलग होने के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा भी क्या होगी, अलग होगी। उसकी दिशा भी क्या होगी, अलग होगी। तो ध्यान रखना है। इधर देखिए, हिंट दे देता हूं कि ये यहाँ पर नीचे की तरफ है पास का सिरा, तो यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो आ रही है वो भी नीचे की तरफ बनानी है। किस तरफ बनानी है, नीचे की तरफ। और यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ ऊपर है ये चित्र, तो यहाँ पर जो है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ऊपर की तरफ बताना। ये हिंट केवल हिंट है। इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आप जो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ चित्र बनाना है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो आपको इस प्रकार से हिंट याद रखना है कि नीचे वाले में जो है नीचे की तरफ लाना है और इस तरफ में जो है ऊपर की तरफ ले जाना है। किस तरफ, ऊपर। ये देखिए यहाँ ऊपर जा रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे आ रही है। तो ये हिंट से याद हो जाएगा कि कौन सी ऊपर दिशा रखनी है और कौन से में नीचे रखनी है। तो यहाँ पर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर जो है इस वृत्ताकार पास में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो वृत्ताकार पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से चित्रानुसार, और यहाँ पर किनारों पर विद्युत धारा की दिशा अलग अलग होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी अलग अलग होती है। अब देखते हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी। ठीक है, अब ये जो वृत्ताकार पास है ना, इसमें तो केवल एक फेरा है। अगर इस प्रकार से बहुत सारे फेरे ले लिए जाए, ठीक है ना, एक साथ में बहुत सारे फेरे ले लिए जाते हैं तो उसे कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडली कहा जाता है। तो बहुत सारे फेरों को मिलाकर जब किसी संरचना का निर्माण किया जाता है, तांबे के तार के बहुत सारे फेरों को मिलाकर जब किसी संरचना का निर्माण किया जाता है तो उसे कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडली। ये देखिए यहाँ पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसका डायग्राम है ये। देखिए मुख्य सिद्धांत कि किसी भी विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी प्रवाहित विद्युत धारा आई के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र बी जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, आई के, यानी विद्युत धारा के। अर्थात जितना अधिक विद्युत धारा का मान बढ़ाया जाएगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र प्रबल उत्पन्न होगा। तो किसी भी धारावाही तार जो है, विद्युत धारावाही तार जो होता है उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी जो है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी आई का मान जितना बढ़ाओगे बी का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना भी बढ़ता जाएगा। अर्थात यदि धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। फिर एन फेरों वाली कुंडली, कि यदि हम तार को एक कुंडली का रूप दे दें, क्या दे दें, कुंडली का, ऐसे तार को वर्ताकार रूप में बदल दें, तो जिसमें एन फेरे हो तो परिणाम इस प्रकार होंगे। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एन फेरों वाली कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में एन गुना अधिक प्रबल होता है। यानी एन तो है फेरों की संख्या, यानी मान लो कि ये कोई कुंडली बना रहा हूं, उसमें 5 फेरे, कितने, 5 फेरे, ये 4 और ये 5 फेरे, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर 5 फेरे हैं, तो ये कह रहा है कि एक फेरे के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा उसकी तुलना में इस कुंडली में जो 5 फेरे, कितने फेरे, 5 फेरे, उसके द्वारा 5 गुना, कितने गुना, 5 गुना जो है अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लिया जाएगा। तो एक फेरे वाली अगर कोई कुंडली है और एक है 5 फेरों वाली कुंडली, तो इस एक की तुलना में इसके द्वारा कितना गुना, 5 गुना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा। अर्थात किसी भी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है, तीव्रता है, वो फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी जितने अधिक फेरे होंगे उतना ही अधिक जो है चुंबकीय क्षेत्र और अधिक प्रबल हो जाएगा। तो अगर ऐसा सवाल आ जाता है कि एक कुंडली है और एक दूसरी कुंडली है जिसमें 20 फेरे है, तो इन दोनों में तुलनात्मक रूप से चुंबकीय क्षेत्र किसका ज्यादा होगा, तो 20 फेरों वाली कुंडली का जो है चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा, और कितना, 20 गुना अधिक प्रबल होगा इसकी तुलना में। गणितीय रूप में यदि एक फेरे का क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र बी है और एन फेरों का कुल क्षेत्र
जो है वो क्या होगा, एन बी। इसको मिटा देता हूं पहले। ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है ना, एन इंटू बी, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। यानी फेरो चुंबकीय क्षेत्र को एन फेरो के साथ जोड़ देना है, गुणा कर देना, ठीक है। मेन पॉइंट ये वाला, ये ध्यान रखना, ये वाला। अब उसके बाद में है क्षेत्र के प्रबल होने का कारण। अब कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल क्यों होता है, कि चुंबकीय क्षेत्र के इतना शक्तिशाली होने के पीछे मुख्य कारण है कुंडली के प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान होती है। यानी सभी फेरों के अंदर विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, समान होती है। तो समान दिशा होने के कारण प्रत्येक व्यक्तिगत फेरे का चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी एक फेरा है, ये दो फेरा है, और मान लो 10 फेरे हैं, तो 10 फेरों के अंदर विद्युत धारा की दिशा समान होती है, और 10 फेरों के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र खुद का जो है उत्पन्न होगा, वो सारे का सारा चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ जाने के कारण कुंडली जो होती है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी कुंडली में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों होता है। तो ध्यान रखना है भाई, जो है कुंडली के अंदर प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, समान। तो विद्युत धारा की दिशा समान होने के कारण उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो सारा का सारा चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ जाता है, और जुड़ने के कारण एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लिया जाता है। फिर आता है धारावी वर्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें यह कुंडली है, एन फेरों वाली कुंडली, बहुत सारी 50, 60, 100 जितने भी फेरे ये कुंडली है, उसको भी क्या करते हैं, कार्डबोर्ड लेते हैं, उसमें 2 छिद्र करके इसको यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। फिर इस कुंडली के सिरों को जो है क्या करते हैं, एक बैटरी और एक कुंजी के साथ जोड़ दिया जाता है, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो है लोहे के चूर्ण को छिड़क दिया जाता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली के चारों तरफ जो एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे इस कार्डबोर्ड को थपथपाया जाता है तो लोह चूर्ण जो छिड़का हुआ है वो एक विशेष पैटर्न के अंदर, एक विशेष पैटर्न के अंदर, विशेष पैटर्न के अंदर इस प्रकार से देखो, ये एक विशेष पैटर्न के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं, एक विशेष पैटर्न के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को निरूपित करता है। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है। बाकी लगभग सभी के अंदर लैंग्वेज क्या है, सेम। एक भाई एक एन फेरो वाली कुंडली लेते हैं, उस कुंडली को जो है ए सिरे और बी सिरे को जो है एक बैटरी और एक कुंजी के साथ जोड़ दिया जाता है, और इस कुंडली को एक कार्डबोर्ड के अंदर 2 छिद्र करके स्थापित किया जाता है चित्रानुसार, और कार्डबोर्ड के ऊपर लोहे चूर्ण को छिड़क दिया जाता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित करने के बाद जो है इस कार्डबोर्ड को थपथपाया जाता है, तो लोह चूर्ण एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को निरूपित करता है, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता है, जिसे दिक् सूची के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को ज्ञात कर लिया जाता है। फिर आता है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए और किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक तार पर चित्र द्वारा उत्पन्न बल को समझाइए। यानी ये डायग्राम दे रखा होगा, ठीक है ना, इस डायग्राम में बताना है भाई बल किस तरफ है। ये 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले पढ़ते फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। कौन सा नियम? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो इसमें जो है इसको बाएं हाथ का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम? बाएं हाथ का नियम भी कहा जाता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से रखना है कि तर्जनी, कौन सी अंगुली? एक तो तर्जनी, एक मध्यमा और एक ये अंगूठा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या हो? लंबवत हो, ठीक है ना। तो लंबवत हो तो तर्जनी जो है अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा जो है अगर वो विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करती है, तो जो अंगूठा होता है
वो किसको निरूपित करेगा? लगने वाले बल को, लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करेगा। ठीक है, तो देखिए इसको नियम को वापस, कि अगर हम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा या चालक पर आरोपित बल की दिशा को निरूपित करता है या संकेतित करता है। तो ध्यान रखना है, 3 अंगुलियां बाएं हाथ लेना है और उसकी 3 अंगुलियां तर्जना, मध्यमा और अंगूठा। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है, मध्यमा विद्युत धारा को, और अंगूठा जो है होता है वो किसको निरूपित करता है? बल को निरूपित करता है। यही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहलाता है। अब इसका अगला जो है पार्ट देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर चित्र द्वारा उत्पन्न बल को समझाइए। तो यहां पर देखिए क्या है कि ये एक क्या है? मोटी तांबे की जो है प्लेट है, ठीक है ना, रॉड छड़ कह सकते हैं इसको, तांबे की छड़ है, उसको किसी चालक तार की सहायता से इस प्रकार से स्टैंड पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है और एक कुंजी और एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। और इसको इस प्रकार से लटकाते हैं कि एक नाल चुंबक जो होती है, घोड़े की नाल की आकृति की होती है, इसलिए इसको नाल चुंबक कहा जाता है। ये एस है और ये क्या है? एन है। ठीक है, उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। इस प्रकार लटकाया जाता है कि ये जो छड़ है, ठीक है ना, चालक की जो छड़ है वो नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच स्थित होनी चाहिए। ऐसे इस प्रकार से होनी चाहिए, सामने की तरफ। देखते हैं, तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो चालक के निकट रखे चुंबक पर क्या लगाती है? बल आरोपित करेगी। क्या आरोपित करेगी? बल। क्यों करेगी? क्योंकि ये चुंबक है और ये चालक तार है। अब जब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जब समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के कारण ही इसके ऊपर क्या लगेगा? बल लगेगा। इस छड़ के ऊपर क्या लग जाएगा? बल लगेगा और उसमें विस्थापन हो जाएगा। तो इसी प्रकार चुंबक को भी विद्युत धारा वाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। ये कह रहा है कि जिस प्रकार से चालक तार चुंबक पर बल लगाता है, उसी तरह चुंबक जो है वो भी विद्युत धारावाही चालक पर क्या करती है? परिमाण में समान, यानी चुंबक जितना बल लगाएगी उतना का उतना बल इस विद्युत धारावाही चालक तार के द्वारा भी इस चुंबक के ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन ये बल की दिशा जो होगी वो क्या होगी? विपरीत होगी। क्या होगी? विपरीत। तो चित्रानुसार एल्यूमिनियम की एक विद्युत धारावाही छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, ये छड़ है, किसकी बनी हुई है? एल्यूमिनियम की। और छड़ पर एक बल आरोपित होता है। ठीक है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक बल आरोपित होता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बी से ए की ओर है। यहाँ पर देखिए ये बी से क्या है? ए की ओर है। ठीक है ना, तो विद्युत धारा की दिशा जो है उत्क्रमित, यानी विद्युत धारा की दिशा बी से ए की ओर होती है। तो चुंबक के ध्रुव को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर भी क्या होगा? छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती। यानी जैसे ही अपन बी से ए की ओर विद्युत धारा की दिशा जो है इस तरफ, इस दिशा में विद्युत धारा को प्रवाहित करवाते हैं, तो इसके ऊपर, इस छड़ के ऊपर जो है इस दिशा में बाहर की तरफ एक बल लग जाता है। ठीक है ना, क्या लगेगा? बल लगेगा। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा जो है अगर बदल दें, यानी वापस क्या कर दे, इस विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं, तो अब देखो, अब अगर इसका विस्थापन ऐसे हो रहा है, जब विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से है, ठीक है ना, तो ये इस तरफ जा रहा है और ये पीछे वाला हिस्सा इस तरफ बल आरोपित हो रहा है, जिसके कारण पीछे की ये सिरा आगे जा रहा है और ये सिरा पीछे। लेकिन अगर विद्युत धारा की दिशा को बदल दे, यानी अब की बार ऐसे कर दे, तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। यानी बी वाला सिरा जो है वो आगे की तरफ बल अनुभव करता है और ये ए वाला सिरा पीछे की तरफ बल को अनुभव करेगा। यानी कुल मिलाकर विद्युत धारा की दिशा बदलने पर आरोपित बल की दिशा जो है वो बदल जाती है। तो यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा
और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलो या विद्युत धारा की दिशा को बदल दो तो उस समय लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, तो एक बार वापस देख लीजिए इसको कि अपन ने क्या किया कि एक एल्यूमिनियम की जो है छड़ को लिया, छड़ को लेने के बाद एक चालक तार की सहायता से चित्रानुसार एंड स्टैंड पर इस प्रकार स्थापित किया कि ये जो छड़ है वो इस नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के लंबवत हो। क्या हो? लंबवत, सामने की तरफ हो। उसके बाद जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस पर जो है चित्रानुसार आगे की ओर ए सिरे पर आगे की ओर एक बल लगता है। ठीक है ना, आगे की ओर क्या लगता है? बल लगता है। ठीक है, यदि हम इस विद्युत धारा की दिशा को बदल दे, यानी अब क्या करें, ए सिरे से बी सिरे की तरफ विद्युत धारा की दिशा को कर दे तो लगने वाले बल की दिशा बदल जाती है। जो पहले ए पर लग रहा था वो फिर कहां पर लगेगा? बी सिरे पर लगना प्रारंभ हो जाता है, यानी बल की दिशा बदल जाती है। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलकर बल की दिशा को, आरोपित बल की दिशा को भी बदला जा सकता है। अब ये जो नियम पढ़ा था फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, उसके ऊपर कुछ प्रश्न हैं। एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। कितने डिग्री? ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर यह 90 डिग्री के कोण पर क्या करता है? प्रवेश। प्रोटॉन कौन है? प्रोटॉन। तो ध्यान रखना है, प्रोटॉन पर लगे बल की दिशा क्या होगी? ठीक है ना, बल की दिशा बतानी है। किसकी दिशा? बल की। तो देखो पहली बात तो यह है कि जब प्रोटॉन आता है तो प्रोटॉन जिस दिशा में गति करता है उसी दिशा में विद्युत धारा भी होगी, आई जो है उसकी दिशा भी वही होगी। और अगर यहाँ पर प्रश्न में इलेक्ट्रॉन दे देता तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ठीक है ना, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसकी दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। ठीक है ना, ये आपके दिमाग में सेट कर लेना, नहीं तो आपका ये प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत। ये चित्र देख के आप प्रश्न को हल कर देते हो और आपका गलत हो जाता है। तो प्रोटॉन की दिशा जिस तरफ होती है उसी तरफ विद्युत धारा की दिशा भी होती है और इलेक्ट्रॉन की जिस तरफ दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। अब इसको सॉल्व करते देखो। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से एक धारावाही चालक जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है पर लगा बल धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत होता है। ठीक है ना, ये लंबवत कर लिया, इसलिए प्रोटॉन पर लगे बल की दिशा कागज की सतह के लंबवत और ऊपर की ओर होगी। क्या होगी? लंबवत और ऊपर की ओर। तो आपको क्या करना है, इसको ज्ञात करने के लिए आपका बायां हाथ लेना है। कौन सा हाथ? बायां हाथ। ठीक है, बायां हाथ लेने के बाद जो है आपको इस प्रकार से रखना है कि जो मध्यमा है वो नीचे की तरफ रहे। ठीक है ना, आपकी तरफ। मध्यमा कहाँ रहे? आपकी तरफ रखनी है, यानी आपके जो चेस्ट है, सीना है, उसकी तरफ ये मध्यमा रखनी है। ठीक है, जैसा चित्र दिख रहा है वैसे के वैसे। तो आपको देखो अंगूठा किस तरफ दिख रहा है? ऊपर की तरफ। देखो अपने आप जो है अंगूठा क्या होगा? ऊपर की तरफ। एक बार करके देखिए, अपने बाएं हाथ को लेना है और मध्यमा को अपनी तरफ रखना है, अपनी तरफ। ठीक है ना, तो विद्युत धारा की दिशा को बताएगा कौन? मध्यमा, जो अपनी तरफ है। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा को बताती है और अंगूठा जो है वो ऊपर की ओर है। देखिए आपकी अंगूठे की दिशा क्या है? ऊपर की ओर। यानी बल की दिशा जो है वो कागज की सतह के लंबवत किस तरफ होगी? ऊपर की ओर होगी। किस तरफ होगी? ऊपर की ओर। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। उसके बाद आपका जो बायां हाथ है उसके मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को रखना है। ठीक है ना, और जिस प्रकार चित्र में दे रखा है तो प्रोटॉन देखो अपनी तरफ है तो अपने को भी अंगुली किस तरफ रखनी है? मध्यमा अपनी तरफ रखनी है। तो अंगूठा ऑटोमेटिक जो है ऊपर की ओर दिशा बता देगा, जिससे पता चल जाएगा कागज की सतह के लंबवत ऊपर की ओर, कागज की सतह के लंबवत ऊपर की ओर जो है वो बल आरोपित होगा। अब इससे मिलता जुलता ही देखो इलेक्ट्रॉन वाला भी देख लेते हैं, जो बुक में दे रखा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल बताना है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये इसके लंबवत इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए बताया, यानी विद्युत धारा की दिशा तो ऊपर ही होगी,
किस तरफ होगी? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आपको क्या करना है, अब की बार वही अपना बायां हाथ लेना है। क्या लेना है? बायां हाथ। और बायां हाथ लेने के बाद जो है आपको क्या करना है कि उसको खोलो, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को, और इसको क्या करना है, अपने को इस प्रकार रखना है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। फिर आपको क्या करना है, पिछली बार आपने अपनी तरफ मध्यमा को रखा था, अब उसकी उल्टी दिशा में रख दो। क्या करना है? उल्टी दिशा में। जैसे उल्टी दिशा में रखते हो तो देखना आप क्या करेगा, अंगूठा जो है वो नीचे की तरफ दिशा बताएगा। किस तरफ? नीचे की ओर बता देगा। तो देखिए इसको, फ्लेमिंग के वामस नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के क्या होती है? लंबवत होती है। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के क्या होती है? विपरीत। यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा इसके विपरीत होती है। ठीक है ना? तो अतः आरोपित बल की दिशा कागज के भीतर की ओर जाते हुए होगी। ठीक है ना? कागज के भीतर की ओर। तो आपको क्या करना है, अपने बाएं हाथ को लेना है और मध्यमा जो आपने पहले प्रश्न में अपन ने पढ़ा था अपनी ओर रखी थी, उसको उल्टा कर दो, यानी बाहर की तरफ कर दो। जैसे बाहर की तरफ करोगे तो ऑटोमेटिक अंगूठा जो है आपका, देखना वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो नीचे की ओर आ जाता है, इसका मतलब लगने वाला जो बल है वो कागज में अंदर की ओर, भीतर की ओर लगता है। तो ये आपको करके देखना अपने हाथ से, जब मैं पढ़ा रहा हूं अभी तो साथ साथ में ये किया करो। फिर आता है औसत में चुंबकत्व। ठीक है ना? यानी इस चुंबकत्व का उपयोग जो है कई प्रकार की बीमारियों के जो है निदान के लिए भी किया जाता है। कैसे करेगा देखो, तो शरीर में, हमारे शरीर में भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। हमारे शरीर में क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसे उत्पन्न होगा? कि हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाली दुर्बल आयन धाराएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और हमारी तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है ना, उसमें विद्युत आवेगों के रूप में, अपन ने पढ़ा है छठे पाठ में कि सूचनाएं जो विद्युत आवेगों के रूप में जो है आगे से आगे पहुंचाई जाती है। तो हमारे शरीर में भी एक दुर्बल आयन धाराएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। तंत्रिका कोशिका, जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो तंत्रिकाएं विद्युत आवेग का वहन करती है, जिससे एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होगा? अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र। तो तंत्रिका कोशिकाओं में जो है विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं और इस विद्युत आवेग के कारण ही एक दुर्बल अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लिया जाता है। तो मानव शरीर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अति दुर्बल होता है, बहुत ही कमजोर होता है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तुलना में उसके 1 अरबवें भाग के बराबर होता है। यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे तुलना की जाए अपने शरीर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, तो वो 1 अरबवें भाग के बराबर है। कितने? 1 अरबवें। अब कौन कौन से जो अंग है हमारे शरीर में जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो मेन है एक तो हृदय और एक होता है मस्तिष्क। ठीक है ना? तो हमारे शरीर के 2 मुख्य भाग है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक तो हृदय है और एक है मस्तिष्क है। ठीक है ना? 1 नंबर में पूछ ले तो आपको याद रखना है हमारे शरीर में हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखो इस चुंबकत्व का उपयोग किस प्रकार रोगों के निदान में किया जाता है, तो उसके लिए एक विधि है एमआरआई। कौन सी विधि है? एमआरआई। इंग्लिश में पूरा नाम याद रखना है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आपको इंग्लिश वाला नाम ही याद रखना है ताकि एम फॉर मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस और आई फॉर इमेजिंग ये याद हो जाए। ये एमआरआई की जाती है, आपने देखा ही होगा आप आस पड़ोस में जब है कि भाई एमआरआई करवा के आए हम, तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका उपयोग शरीर के विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब यानी इमेज, चित्र बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे शरीर में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी का उपयोग करके विभिन्न अंग जो होते हैं शरीर के अंदर उनका चित्र बनाने में इस विधि के द्वारा उपयोग किया जाता है। तकनीक, इसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहा जाता है। इस विधि को क्या बोलते हैं? चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? प्रतिबिंबों के विश्लेषण यानी शरीर के अंगों का चित्र बनाए जाते हैं और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। तो चिकित्सा निदान यानी कोई गंभीर बीमारी है अंगों के अंदर, तो उस अंगों की संरचना के बारे में इससे जानकारी प्राप्त की जाती है और फिर उसका जो है चिकित्सीय निदान किया जाता है।
फिर आता है एक उपकरण होता है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर। जैसे अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, उसी तरह गैल्वेनोमीटर को भी जोड़ा जाता है परिपथ के अंदर। इसका काम क्या है? यह परिपथ में विद्युत धारा को की उपस्थिति को संसूचित करता है। यानी कोई विद्युत परिपथ है और उसमें मान लो अमीटर नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और कोई ऐसा कोई बल्ब या जैसी कोई वस्तु जो है उपकरण नहीं जुड़ा हुआ है और उसमें करंट दौड़ रहा है, ठीक है ना, और अब आपको पूछ लिया जाएगा बताओ इसमें विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही है, तो केवल विद्युत धारा की उपस्थिति बतानी है। तो उस उपस्थिति को बताने के लिए गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। ठीक है ना, इसमें भी अमीटर की तरह ही एक सुई लगी होती है। ऐसे जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये जीरो शो करती है। जैसे विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो या तो ये जो है दाईं ओर या ये बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो ये विद्युत धारा की दिशा को बताती है कि भाई किस तरफ विद्युत धारा बह रही है। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर में होने वाला विक्षेप प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। यानी जो भी विक्षेप होगा, इस सुई जिस तरफ मुड़ेगी वो क्या बताएगा? विद्युत धारा की दिशा को। अब आता है घरों के अंदर विद्युत परिपथ। घरों के अंदर विद्युत परिपथ, तो हमारे घरों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के तार होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है विद्युत नम्य तार, दूसरा है उदासीन तार और तीसरा भू संपर्क तार। ठीक है ना, इनके बारे में ध्यान रखना है। विद्युत नम्य तार, इसे धनात्मक तार बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? धनात्मक तार कहा जाता है। और उसके ऊपर जो लाल रंग का एक आवरण पाया जाता है, विद्युत रोधी आवरण होता है। तो अगर लाल रंग का कोई वायर है, आवरण वाला वायर है, तो वो विद्युत नम्य तार होता है और उसके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होगा। कैसा? प्लस चार्ज होगा। ठीक है। फिर दूसरा जो तार है, दूसरा उदासीन तार, इसे ऋणात्मक तार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक तार। इस पर काले रंग का आवरण होता है। कैसा रंग का? काले रंग का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाम उदासीन है इसका मतलब ये नहीं उदासीन होगा, उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है ना। तो काले रंग के विद्युत रोधी आवरण वाला जो तार होता है उसे ऋणात्मक तार या उदासीन तार कहा जाता है। फिर ये 1 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल है कि भारत में इन दोनों तारों यानी विद्युत नम्य और उदासीन जो तार होता है, विद्युत नम्य और उदासीन जो तार होता है, इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। कितने वोल्ट का? यानी ये दो जो तार है इनके बीच 220 वोल्ट का विभवांतर पाया जाता है। और हमारे घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती जो शक्ति काम में ली जाती है, प्रयुक्त प्रत्यावर्ती शक्ति जो काम में ली जाती है उसका मान होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। तो ये कुछ डायरेक्ट डाटा वाले सवाल है जो सीधे पूछ लिए जाते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो विद्युत धारा सप्लाई होती है उसका वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट। यानी विद्युत नम्य और उदासीन तार के बीच यहाँ पर 220 वोल्ट विभवांतर पाया जाता है। और हमारे घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती शक्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। तीसरा जो तार है वह है भू संपर्क तार। ठीक है ना, ये अर्थिंग के लिए काम आता है। इस पर गहरे हरे रंग का होता है। कैसा आवरण होगा? कैसा? हरे रंग का जो तार होता है, हरे रंग का। ठीक है ना, इस हरे रंग का विद्युत रोधी आवरण वाला जो तार होता है उसे भू संपर्क तार कहा जाता है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। घर के पास जमीन के गहरे अंदर गहरा गड्ढा खोदकर अंदर जो है धातु की प्लेट लगाकर इसके साथ इस भू संपर्क तार को जोड़ दिया जाता है। ताकि क्या होता है, जो लोहे के उपकरण होते हैं, ठीक है ना, कूलर है, फ्रिज है, और भी जो लोहे के उपकरण होते हैं उनकी जो बॉडी है, कई बार देखा होगा उसके अंदर करंट आता है। तो वो जो अतिरिक्त जो चार्ज होता है उसको जमीन के अंदर भेज दिया जाता है, जिससे लोहे के जो उपकरण है वो अपने को करंट का झटका न दे। फिर आता है विद्युत परिपथ की व्यवस्था। विद्युत परिपथ की व्यवस्था यानी अपने घरों में जो विद्युत सप्लाई की जाती है उसमें क्या विशेषता होती है? सबसे पहले मीटर बोर्ड है कि मुख्य तार सबसे पहले मुख्य फ्यूज, यानी देखा होगा बाहर की तरफ रीडिंग के लिए जो मीटर लगा होता है उसके नीचे की तरफ जो है यहाँ पर फ्यूज लगे होते हैं। इन फ्यूजों के अंदर बाहर से थंबे से जो है कनेक्शन किया जाता है और फ्यूज से फिर तारों को जोड़ दिया जाता है इस मीटर के अंदर। किस में जोड़ दिया जाता है? मीटर। फिर मीटर से सप्लाई की जाती है। घर के अंदर एक बोर्ड लगा होता है, उसमें एक लाइट कलर की जो है
एक रेड कलर की लाइट लगती रहती है, ठीक है ना, वो मेन फ्यूज होता है। क्या होता है? मेन फ्यूज। तो मुख्य फ्यूज से होते हुए विद्युत मीटर में प्रवेश करवाया जाता है। तो मुख्य तार जो होते हैं, कौन से मुख्य तार कौन कौन सा होता है? एक तो उदासीन तार और एक विद्युत नम्य तार, उनको जो है मुख्य फ्यूज से होते हुए विद्युत मीटर में प्रवेश करवाया जाता है। उसके बाद घरों में कौन सा क्रम में जो है सबको जोड़ा जाता है उपकरणों को? तो घरों में सभी उपकरणों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घरों के अंदर सभी उपकरण जो है वो पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि मान लो कि अगर ये बल्ब लगा हुआ है और ये आगे वाला एक पंखा है, अब अगर इस बल्ब को बंद कर लिया तो विद्युत धारा का प्रवाह आगे भी नहीं होगा, ठीक है ना। जिससे श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो विद्युत धारा आगे इसका प्रवाह नहीं होता है, बाकी जो उपकरण है पीछे वाले वो भी कार्य नहीं करते हैं। इसलिए पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है ताकि एक को बंद करे तो दूसरे के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो सभी घर के अंदर उपकरण जो होते हैं उनको हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है ताकि सबको समान वोल्टेज मिले, ताकि सबको समान वोल्टेज मिले। और प्रत्येक का अपना अलग ऑन ऑफ स्विच होता है। यानी देखा होगा पंखे का अलग होता है, ट्यूबलाइट का अलग होता है, टीवी का अलग होता है, सबके अलग अलग होते हैं। फिर घर के अंदर जो है दो प्रकार के परिपथ होते हैं। कितने? दो प्रकार के। एक तो 15 एम्पियर का और एक 5 एम्पियर का। एक 15 एम्पियर और एक 5 एम्पियर, ठीक है ना। 15 एम्पियर में किसको जोड़ा जाता है? जो भारी उपकरण होते हैं, जैसे गीजर है, एयर कूलर है, एसी है, ठीक है ना, जिसमें वो 3 पिन आती है ना बड़ी वाली, ऐसे रसोई के अंदर वो मिक्सी डाल के, मिक्सी के लिए आती है ना बड़ी वाली, ठीक है ना, उस सॉकेट को बोलते हैं। उसके अंदर जो है 15 एम्पियर परिपथ का होता है वो। तो उसमें गीजर, एयर कूलर जिसमें 3 पिन लगती है, वो सारे उपकरण जो है वो 15 एम्पियर पर चलते हैं। दूसरे 5 एम्पियर परिपथ जिसमें छोटे वाले उपकरण यानी बल्ब है, पंखा है, जैसे छोटे उपकरण जो है वो 5 एम्पियर परिपथ के साथ जोड़ा जाता है। तो घरों के अंदर परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो 15 एम्पियर और एक 5 एम्पियर। अब सुरक्षा के उपाय। सुरक्षा के उपाय में एक तो है भूसंपर्क तार और एक होता है विद्युत फ्यूज, ठीक है। तो पूछ लग भाई घरों के अंदर सुरक्षा के उपाय, विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के उपाय किस प्रकार किए जाते हैं? तो भूसंपर्क तार और विद्युत फ्यूज का उपयोग करके। अब भूसंपर्क तार का कैसे करते हैं? यह धातु के आवरण वाले उपकरणों जैसे प्रेस है, टोस्टर है, फ्रिज है, कूलर है, इनसे जोड़ा जाता है इसको। और यदि धातु के आवरण में करंट लीक हो जाता है तो यह तार उसे जमीन में भेज देता है। करंट को क्या करेगा? जमीन में भेज देता है, जिससे व्यक्ति को बिजली का झटका नहीं लगता है, ठीक है ना। यानी अतिरिक्त जो चार्ज होता है, करंट होता है, उसको जमीन में भेज देता है, जिससे करंट का झटका नहीं लगता है। फिर आता है विद्युत फ्यूज। यह सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण होता है। देखा आपने कि अपने प्रत्येक कमरे के अंदर जो बोर्ड होता है लाइट का, उसके ऊपर एक ऐसा उपकरण जुड़ा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है फ्यूज, जिसके अंदर एक पतला सा तार होता है। क्या होता है? पतला सा उपयुक्त गलनांक वाला तार। ये शब्द याद रखना, उपयुक्त गलनांक वाला तार होता है। ये जो विद्युत फ्यूज है वो जूल के तापन नियम पर कार्य करता है। किसके ऊपर? जूल के तापन नियम पर कार्य करता है। अगर एक लिमिट से ज्यादा अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है परिपथ के अंदर, तो ये तार क्या होता है? एक उपयुक्त गलनांक वाला तार होता है, जिससे पिघलकर टूट जाता है और परिपथ जो है उसमें परिपथ जो है वो टूट जाता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होना बंद हो जाता है। और घर के जो उपकरण है, विद्युत उपकरण है, वो उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो विद्युत फ्यूज क्या होता है? एक सुरक्षा उपकरण होता है। किस पे कार्य करता है? जूल के तापन नियम पर। इसमें क्या होगा कि अगर हाई वोल्टेज आ जाती है यानी अधिक धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है परिपथ में घर के, तो उस समय ये चालक, ये जो विद्युत फ्यूज है उसके अंदर एक उपयुक्त गलनांक वाला तार होता है, वो गर्म होकर पिघल कर टूट जाता है और उस परिपथ में विद्युत सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाती है। अब प्रमुख समस्या घर के अंदर कौन कौन सी समस्या आती है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग हो जाती है? तो देखो, पहला है लघुपतन और दूसरा है अतिभारण। लघुपतन क्या होता है कि जब विद्युत नम्य तार यानी पॉजिटिव वाला और उदासीन तार यानी नेगेटिव वाला सीधे संपर्क में आ जाता है। यानी कई बार क्या होता है, ऊपर वाला आवरण कट जाता है या कुछ भी हो जाता है, पिघल जाता है, तो उस समय क्या होता है, दोनों प्लस और माइनस वाले विद्युत नम्य तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, परिपथ का प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य। और बहुत अधिक करंट जो है बहने लग जाता है।
इसे अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट या लघुपतन। फिर आता है अतिभारण। ये क्या होता है कि जब एक ही सॉकेट यानी ये जो पिन होती है, ठीक है ना, इस पिन के अंदर, अब इस पिन में कई बार देखा होगा कि इसी के अंदर जो है टेबल पंखे की पिन डाल देते हैं, इसी के अंदर किसी दूसरे 3-4 विद्युत उपकरणों की जो है वायर इसमें डालकर जो है तीली डालकर या ठूस कर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि एक ही सॉकेट से बहुत सारे उपकरण को जब जोड़ दिया जाता है तो ये आपूर्ति वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है, ठीक है। वोल्टेज क्या होगा? बढ़ जाता है, जिससे ओवरलोडिंग हो जाती है और इससे आग लगने का खतरा रहता है। तो ये दो है, लघुपतन और अतिभारण, जो घरों के अंदर समस्याएं देखी जाती है। फिर ये लास्ट है एक आंकिक प्रश्न, ठीक है ना। इसमें पूछ लिया जाता है कि भाई कोई भी दे देगा मान किसी विद्युत उपकरण का और पूछ लेगा कि भाई इसके लिए कितने एम्पियर का जो है फ्यूज लगेगा, ठीक है। तो देखिए, तो 2.2 किलोवाट 2.2 किलोवाट शक्ति अनुमंतांक की एक घरेलू आटा चक्की किसी घरेलू विद्युत परिपथ जिसमें कितना है 220 वोल्ट में प्रचालित की जाती है, जिसका विद्युत धारा अनुमंतांक 5 एम्पियर है, तो इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? तो देखिए भाई, एक पूछ रहा है उसको कैसे निकालते हैं। तो दे क्या क्या रखा वो पहले लिखो। P का मान दे रखा है 2.2 किलोवाट में, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? V का मान कितना दे रखा है? 220 वोल्ट 220 वोल्ट। और उसके बाद दे रखा है I का मान कितना भाई, यहाँ पर कितना दे रखा है? 5 एम्पियर। कितना? 5, ठीक है। ये 5 एम्पियर आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये फॉर्मूला होता है अपने पास, देखो P बराबर VI शक्ति का, ठीक है। P बराबर क्या होता है? VI। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रचालन के लिए अनुमत धारा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, निकालना क्या अपने पास? I। तो I बराबर क्या हो जाएगा? P बटे V। I बराबर क्या हो जाएगा? P बटे V बराबर, यानी ये उपकरण चलाने के लिए जो है, उपकरण चलाने के लिए कौन सा परिपथ 5 एम्पियर काम आएगा या 15 एम्पियर, वो आपको पता लगाना है। और कितने एम्पियर का फ्यूज निकालना है, फ्यूज लगाना पड़ेगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो I बराबर P बटा V। अब P का मान कितना है? 2.2। अब ये नीचे दे रखा है V और V का मान दे रखा है 220 वोल्ट। अब ध्यान रखना ये किलोवाट में, तो किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 1000 से गुणा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। कितने वाट? 1000 वाट। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट को उड़ा देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा और 22 जो है इससे कट जाएगा एक बार, तो आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। कितना? 10 एम्पियर। तो ये प्रश्न में क्या कह रहा है? जिसका विद्युत धारा अनुमानतांक कितना है? 5 एम्पियर है। तो 5 एम्पियर है, तो जबकि विद्युत धारा का अनुमान 5 एम्पियर है और आंसर कितना आया? 10 एम्पियर। तो अतः धारा का यह अधिक मान परिपथ और फिटिंग सॉकेट व स्विच को क्षतिग्रस्त कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए 10 एम्पियर और यहाँ पर जोड़ा जा रहा है इसको किसमें? 5 एम्पियर। तो इसकी क्षमता अधिक होने के कारण ये सॉकेट और स्विच को क्या कर देगा? क्षतिग्रस्त कर देगा, क्योंकि इसको हाई वोल्टेज चाहिए और 10 एम्पियर की विद्युत धारा चाहिए, लेकिन इसको जोड़ा जाता है 5 एम्पियर, तो अधिक एक साथ खींचता है, जिसके कारण सॉकेट और स्विच जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वो पिघल कर जलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत। रिवीजन करते रहिए, जो भी कोई चीज़ में दिक्कत हो तो वो वापस आप इस वीडियो में पीछे की तरफ जाकर वापस देख सकते हैं, ठीक है ना। कई बार देख सकते हैं, एक बार पढ़ने के बाद जो है इसकी जो स्पीड है वो 1.5x करके भी आप आराम से देख सकते हैं।